अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहूँगा जो आज की हमारी इस डिस्कशन का मौजू बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जावा का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद जावा में फंक्शंस देखेंगे, उसके बाद हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम राइट करेंगे, उसके बाद हम उसकी एग्जीक्यूशन देखेंगे। तो इससे पहले कि हम मज़ीद डिटेल में चलें, लेट्स रोल द इंट्रो। तो व्यूअर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। ओके, वेलकम बैक गाइस। तो अब हम जावा के इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो जावा को जो बनाने वाले इंसान है वो मिस्टर जेम्स है और जावा का पब्लिक वर्जन जो था वो 1995 में पब्लिकली अवेलेबल हुआ। तो जावा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो जावा की है वो C और C++ से हुई, यानी कि जावा को ड्राइव किया गया C और C++ में से। जो जावा का कंपाइलर है वो C में डिज़ाइन किया गया है और कुछ लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया गया जो C++ से हासिल की गई थी। तो जावा का जो बेसिक थीम है, मतलब कि जो मिस्टर जेम्स ने जो इसके बारे में सोचा वो ये था कि क्यों ना ऐसा हो कि एक प्रोग्रामर एक ही दफ़ा अपना प्रोग्राम लिखे और वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर रन हो सके। तो जावा का मेन मकसद बनाने के पीछे यही था कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, यानी कि एक प्रोग्रामर एक दफ़ा प्रोग्राम करे और वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म यानी कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ के ऊपर रन हो सके। तो ये इसके पीछे एक बेसिक सी रीज़न थी। तो इसके अंदर जावा के अंदर JVM का कॉन्सेप्ट आ जाता है। JVM बेसिकली जावा वर्चुअल मशीन है। अब जैसे कि मैंने बात की थी कि जावा का कंपाइलर जो है वो जावा की फ़ाइल को कंपाइल करता है। तो जैसे ही जब जावा की फ़ाइल कंपाइल होती है तो उसके बाद एक बाइट कोड जनरेट होता है। अब ये जो बाइट कोड होता है ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक जैसा होता है। अब हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना एक JVM होता है। JVM क्या करता है कि जो कंपाइलर ने बाइट कोड जनरेट किया है वो उसको रीड करता है, इंटरप्रेट करता है और उसके कोड को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये वो खास बात थी जो कि बाइट कोड जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है और JVM जो होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। मतलब ये कि JVM हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना होता है और जो बाइट कोड होता है वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक जैसा ही होता है। ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो जावा के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो C++ में नहीं थे। मैं ये समझता हूँ कि आपको C++ का या बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो C++ में एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे कि अगर मतलब कि मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ कि आपने a+b एक मतलब कि कोई फंक्शन जो है वो रन करना है जो कि a+b की लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अगर मिसाल के तौर पर ये a और b सिंपल इंटीजर है तो उसके लिए प्लस का ऑपरेटर प्री डिफाइंड है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे जो ऑपरेंड है वो a और b की जगह क्लासेस के ऑब्जेक्ट हो तो उनको ऐड करने का तरीका आपके पास मौजूद नहीं है। तो ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग यही टेक्निक है कि आप अपने मुताबिक ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हो, अपने मुताबिक उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करते हो ताकि वो ऑब्जेक्ट के लिए भी रन हो सके या आपका कोई दूसरा पर्पस हो सकता है। लेकिन जावा के अंदर ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग नहीं होती। और फिर उसके बाद आ जाता है पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट। पॉइंटर भी जो है वो जावा में नहीं होते। पॉइंटर एक वेरिएबल की तरह होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कि आपका एक इंटीजर का पॉइंटर है तो वो इंटीजर के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है और इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो इनडायरेक्टली उसी की मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस भी नहीं होती। मल्टीपल इनहेरिटेंस से मुराद ये है कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं। तो जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं आता। लास्ट जो जावा के अंदर बेसिक और मेन पॉइंट आता है वो गार्बेज कलेक्टर है। आप लोगों ने C++ में क्लासेस के दौरान कंस्ट्रक्टर भी बनाए होंगे और इसके साथ ही साथ डिस्ट्रक्टर भी बनाए होंगे। डिस्ट्रक्टर क्या करता था, आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई मेमोरी की रिक्वेस्ट करते थे
तो वो आपको कुछ मेमोरी एलोकेट करता था। अब जब आपने इस मेमोरी को इस्तेमाल कर लिया तो ये आपकी जिम्मेदारी होती थी कि आपने उसको डी एलोकेट भी करना है, ताकि वो उसको फ्री मार्क करे और ऑपरेटिंग सिस्टम अगर उसको किसी और जगह पे उस मेमोरी की ज़रूरत पड़ रही हो तो वो उसको इस्तेमाल कर सके। तो ये काम आप डिस्ट्रक्टर में करते थे, लेकिन जावा आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये काम आपको करना नहीं पड़ता। गार्बेज कलेक्टर खुद ब खुद रन होता है और वो आपकी जो भी फ्री मेमोरी होती है उसको फ्री मार्क कर देता है। फ्री मेमोरी मतलब जोन सी मेमोरी, मतलब कि ऐसी मेमोरी जिसको आप रेफरेंस नहीं कर रहे होते। उसको पता कैसे चलता है कि आपकी ये वाली मेमोरी फ्री हो चुकी है? तो जोन सी मेमोरी ऐसी है जिसको आप रेफरेंस नहीं कर रहे होते, तो वो उसको फ्री मार्क करता है और उसको किसी और काम के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। ओके, इसके बाद हम बेसिकली जावा के अंदर फंक्शंस को देखते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसे कि आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि y = f(x) एक फंक्शन है। y = f(x) में ऐसी क्या खास बात है कि आप देख सकते हैं कि इसको एक इनपुट मिल रही है जिसके नतीजे में एक रिजल्ट आ रहा है। और इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि c = f(x, y) है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसको 2 इनपुट मिल रही है, लेकिन ये रिजल्ट के तौर पर एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन दोनों बातों में क्या चीज़ कॉमन है कि फंक्शन की ये एक एबिलिटी होती है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसको इनपुट एक या एक से ज़्यादा आ सकती है, लेकिन जब उसकी आउटपुट की बात करेंगे तो वो एक ही होगी। तो यही फंक्शन है और प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी में भी फंक्शन इसी को कहते हैं। फंक्शन क्या होता है कि आपका एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर आपने कुछ पीस ऑफ कोड लिखा होता है और वो तब रन होगा जब आप उसको कॉल करेंगे। तो अब असल में फंक्शंस का फ़ायदा क्या है, मतलब कि हम इनको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा कि अगर आपने मिसाल के तौर पे एडिशन परफॉर्म करनी है तो आप उसका कोई पीस ऑफ कोड लिखेंगे। अब अगर आपने इसको एक जगह पे इस्तेमाल करना है तो ये तो काम कमाल हो गया, लेकिन मिसाल के तौर पर आगे भी आपके प्रोग्राम में आपको किसी और जगह पे ऐड करने की यानी कि एडिशन के मेथड की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर मिसाल के तौर पर आपको 50 दफ़ा इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो क्या 50 दफ़ा आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे? नहीं। ये है वो फंक्शन की ख़ास बात कि आप इसका कोड जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं। यानी कि वो जो ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ जिसके अंदर आपने ये पीस ऑफ कोड लिखा है, आप सिर्फ और सिर्फ उसको एक दफ़ा उसकी डेफिनेशन परफॉर्म कर दें और अब आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जगह जगह इसको कॉल करेंगे। तो कोड आपका एक ही होगा लेकिन जगह जगह रीयूज हो रहा होगा। तो ये फंक्शन का एडवांटेज है। तो अब हम बेसिकली फंक्शन के यानी कि मेथड और फंक्शन एक ही चीज़ है। अब हम फंक्शन के स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वो पीस ऑफ ब्लॉक है जिसके अंदर आपको अपना मतलब कि पीस ऑफ कोड देना है। ये वो ब्लॉक है जहाँ पे आपको अपना पीस ऑफ कोड देना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वॉइड लिखा हुआ है और यहाँ पर आप जो रिटर्न देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों का जो कलर है वो मैंने चेंज रखा है। उसकी खास वजह ये है कि ये दोनों कीवर्ड है। अब कीवर्ड क्या होते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो कीवर्ड होते हैं वो कुछ प्रीडिफाइंड मीनिंग होते हैं, मतलब कि कुछ प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका पहले से ही मतलब डिफाइन हुआ है, आप उनके मतलब को चेंज नहीं कर सकते। तो वॉइड और रिटर्न जो है वो एक कीवर्ड है। वॉइड का मतलब ये है कि जो यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो रही है वो यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। और रिटर्न का मतलब ये है कि आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके फंक्शन के अंदर रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, तो अब वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है वो आप बाहर इस्तेमाल कर सके तो उसको रिटर्न भी करना है। और अगर आप यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन देखें तो ओरिजिनल में भी जो फंक्शन होते हैं वो कोई ना कोई आपको आउटपुट दे रहे होते हैं। तो ये रिटर्न जो है ये वही आउटपुट देने का काम कर रहा है। आगे वॉइड से आगे आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने फंक्शन लिखा है ये फंक्शन का नेम है। उसके बाद आप देख सकते हैं ब्रैकेट है और उसके अंदर पैरामीटर है, मतलब पैरामीटर से मुराद उसके इनपुट है, मतलब जो उसको इनपुट आ रही है वो एक भी आ सकती है, एक से ज्यादा भी आ सकती है और हो सकता है कि उसको कोई इनपुट ना मिले। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप इसको कॉल कैसे करते हैं। तो इसको कॉल करने का बिल्कुल सादा सा तरीका है। आप क्या करते हो, फंक्शन का अपने नाम लिखते हो और उसके बाद आगे लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स दे देते हो, यानी कि जो इसकी इनपुट बनती है। अब जो लास्ट इसके अंदर पॉइंट है वो डिफॉल्ट फंक्शन है, यानी कि डिफॉल्ट मेथड। आप जब कभी भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आपको एक इंट मेन या वॉइड मेन करके आपको एक मेथड नजर आएगा जिसको आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो
बाय डिफॉल्ट वहाँ पर मौजूद होगा। ये मेथड क्या करता है? ये मेथड आपका एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। मतलब ये कि जब आप अपना कोड रन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपकी यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो ये वो डिफॉल्ट मेथड है जिसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चले हम अपने पहले जावा प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और उस प्रोग्राम का नाम हेलो वर्ल्ड होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे नेटबीन्स की आईडी ओपन हुई हुई है। अगर आप यहाँ पर अपना नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो सिंपल आप फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपनी जावा की एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर अपने आप प्रोग्राम का नेम दे सकते हैं, प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नेम रख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड और यहाँ से आप इसकी डेस्टिनेशन को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए डेस्कटॉप रख देता हूँ। तो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं तो आपके पास एक जावा का सिंपल सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो मतलब कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद क्या होगा कि हम यहाँ पर इस सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ दिखाना है। तो इससे पहले मैं आपको यहाँ पे जो प्रोग्राम के अंदर मतलब कि जो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल जो ये वो डिफ़ॉल्ट मेथड है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। मतलब इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ होता है। तो ये वो आपका एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है, यानी कि जब आप अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो आपकी एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगी। ये आपका ड्राइवर प्रोग्राम है। यहाँ पे लेफ्ट पैनल में आप देख सकते हैं कि आपको ये एक फोल्डर नज़र आ रहा है जिसके अंदर आपकी एक जावा फाइल है। तो ये असल में पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस या तो आप इसको फोल्डर भी कह सकते हैं या आप इसे कंटेनर भी कह सकते हैं। पैकेजेस क्या करते हैं, आपकी मल्टीपल जावा फाइल्स या आपकी सब पैकेजेस को कंटेन करते हैं। मतलब आपकी जितनी भी जावा फाइल्स होगी या जितने भी आपके सब पैकेजेस होंगे वो एक पैकेज के अंदर होंगे। तो यहाँ पर अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम था वो सिंपल सा ये था कि हमने स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ दिखाना है। तो जब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि system.out.print, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंट एन का जो मेथड है ये अब इसके अंदर आप एक सिंपल सी एक स्ट्रिंग दे दे। आप यहाँ पर जो कुछ भी लिखेंगे वो आपके पास स्क्रीन के अंदर एज इट इज़ दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको ये पूरी की पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये काम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि यहाँ पर आप सिंपल एस आउट लिखें और उसके बाद टैब का बटन दबा दें, तो ये खुद ब खुद ये पूरी की पूरी लाइन लिख देता है। तो यहाँ ये काम भी बिल्कुल सेम वही होगा। तो आप यहाँ पर हेलो वर्ल्ड करेंगे और ये दोबारा से इसने प्रिंट हुआ दिखा दिया। अभी हमने एक सिंपल से प्रोग्राम की एग्जांपल देखी है जो क्या कर रहा था कि स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा था। अब इसकी जो एग्जीक्यूशन का जो साइकिल है, यानी कि जो इसकी एग्जीक्यूशन का सफ़र है, हमें उसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास एक जावा का कोड होता है जो कि जावा के कंपाइलर को के पास जाता है और वो उसको कंपाइल करता है। अब ये जावा का कंपाइलर जो है वो उसका एक बाइट कोड प्रोड्यूस करता है। अब ये बाइट कोड एक ऐसी चीज़ है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो बाइट कोड जा रहा है वो सेम है। ये वो ख़ास बात है जो कि जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट करती है। अब क्या होता है कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक JVM होता है। JVM से मुराद जावा वर्चुअल मशीन है जो क्या करता है, इस बाइट कोड को पकड़ता है और अपने मुताबिक रन करता है। यानी कि जो JVM है वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना है और वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। लेकिन जब हम बात करेंगे जावा कोड से बाइट कोड का जो सफ़र है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को रगड़ के रख दें।